हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी अच्छे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा तरंग के गुणों के बारे में, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ वेव के बारे में डिस्कशन करूंगा। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही आप लोगों के ये सभी टॉपिक बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएंगे। तो देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के लिए नोट्सों के बारे में बता देता हूँ। देखो बच्चों, आप लोगों के कंप्लीट नोट्स क्लास 11th के और क्लास 12th के राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर मिलेंगे। तो सभी बच्चे प्ले स्टोर पर जाओ, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप लोगों को दोनों ही मीडियम में नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम में भी नोट्स मिल जाएंगे और इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स मिल जाएंगे। और जिन बच्चों ने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलो ठीक है, अब मैं मेरी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा उस टॉपिक का नाम है तरंग के गुण। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि भाई तरंग के कौन कौन से गुणों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, तरंग के मैंने 5 गुण आप लोगों को सामने लिख दिए। अब इन 5 गुणों के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा। पहले नंबर का गुण है तरंग दैर्घ्य। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और इसको किससे शो करते हैं? हम लैम्बडा से शो करते हैं। दूसरे नंबर का जो गुण है वो है आयाम। इंग्लिश में इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं और बच्चों इसको हम स्मॉल ए से शो करते हैं। तरंग का जो तीसरे नंबर का गुण है वो है आवर्ती। आवर्ती को इंग्लिश में हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको हम किससे शो करते हैं? न्यू से शो करते हैं। नंबर 4 जो आप लोगों का तरंग का गुण है उसका नाम है तरंग का वेग, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव। और ये इसको बच्चों हम स्मॉल सी से शो करते हैं। और तरंग का जो 5वें नंबर का गुण है उसका नाम है तरंग संख्या। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं वेव नंबर और इसको हम शो करते हैं न्यू बार से शो करते हैं। तो तरंग के इन 5 गुणों का मैं बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा। तो एक काम करता हूं, इन सबको मिटा देता हूं और पहली हेडिंग में आप लोगों के लिए डाल देता हूं तरंग दैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ, जिसको हम किससे शो करते हैं? लैम्बडा से शो करते हैं। चलो ठीक है, आप लोगों के लिए वेवलेंथ को समझा देता हूं। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों के सामने पहली हेडिंग को ले लिया जिसका नाम है तरंग दैर्घ्य। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और इसको हम किससे शो करते हैं? लैम्बडा से शो करते हैं। अब पूरा ध्यान आप लोग मेरी तरफ बना के रखना। अभी मैं आप लोगों के लिए इस तरंग दैर्घ्य की पूरी केमिस्ट्री को समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए तरंग दैर्घ्य की डेफिनेशन को इस डायग्राम के आधार पर समझाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन को इस डायग्राम के आधार पर समझाऊंगा। तो आप लोग पूरा ध्यान मेरी तरफ बना के रखना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर गौर से आप लोग देखिए। तो ये जो डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने बनाया है ना, ये डायग्राम मैंने एक तरंग का डायग्राम बनाया है। एक बात बेटा हमेशा याद रखना, एक तरंग उसी को कंप्लीट माना जाएगा जब वो अपना एक पॉजिटिव सर्किल पूरा कर लेगी और एक नेगेटिव सर्किल पूरा कर लेगी। ये आप लोगों का कौन सा हो गया? पॉजिटिव सर्किल हो गया। और ये आप लोगों का कौन सा सर्किल हो गया? नेगेटिव सर्किल। मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूँ, एक वेव या एक तरंग उसी को कंप्लीट माना जाएगा जब वो अपने पॉजिटिव सर्किल पूरा कर लेगी और एक नेगेटिव सर्किल पूरा कर लेगी। आप इसको वेव नहीं बोल सकते। जैसे कि आप लोगों ने इस तरीका से ये बना दिया किसी बच्चे ने और बोल दी कि मैंने तो वेव बना दी। ये बेटा वेव कंप्लीट वेव नहीं है, ये आप लोगों की हाफ वेव है। क्योंकि ये जो वेव है ना केवल एक ही सर्किल पूरा कर रही है। कौन सा सर्किल पूरा कर रही है? केवल पॉजिटिव सर्किल पूरा कर रही है। इसलिए ये आपकी कंप्लीट वेव या कंप्लीट तरंग नहीं है।
कंप्लीट तरंग या कंप्लीट वेव उसी को माना जाएगा जब वो एक अपना पॉजिटिव सर्किल पूरा कर लेगी और एक नेगेटिव सर्किल पूरा कर लेगी। ये आपने कंप्लीट वेव को नहीं बनाया है, ये हाफ वेव है, क्योंकि इसने केवल एक ही सर्किल को पूरा किया है, केवल पॉजिटिव सर्किल को पूरा किया है। ये कंप्लीट वेव कब होगी, जब यहाँ पर वो एक नेगेटिव सर्किल भी पूरा कर लेगी। अब ये कंप्लीट आप लोगों की वेव हो गई। बात समझ में आ गई ना। और ये जो आप लोगों का ये पॉजिटिव सर्किल है और ये जो नेगेटिव सर्किल है, ये समान साइज के होंगे, बिल्कुल सेम आकार के होंगे। इनको छोटा बड़ा मत कर देना कि एक को आप लोगों ने बड़ा कर दिया, दूसरे को आप लोगों ने छोटा कर दिया। इस तरीका से मत कर देना कोई बच्चा। जैसे कि कोई बच्चे ने बना दी वेव, ये तो उसने बड़ा कर दिया और ये छोटा सा कर दिया और फिर बोल रहा है कि मैंने तो वेव बना दी। नहीं बेटा, ये वेव गलत है। वेव आप लोग इस तरीका से बनाओगे कि जो आप लोगों का पॉजिटिव सर्किल है और जो आप लोगों का नेगेटिव सर्किल है, इन दोनों का साइज बिल्कुल बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये वेव के अंदर देखो, एक तो आप लोगों ने बड़ा बना दिया और एक आप लोगों ने छोटा सा बना दिया, तो ये वेव नहीं है, ये वेव आप लोगों की गलत है। वेव इस प्रकार से होगी कि जितना साइज इस पॉजिटिव सर्किल का होता है उतना ही साइज इस नेगेटिव सर्किल का होता है। ठीक है ना। जब कोई भी वेव इस तरीका से अपना सर्किल पूरा करेगी, पहले पॉजिटिव सर्किल पूरा करेगी इस तरीका से, उसके बाद फिर वो अपना नेगेटिव सर्किल पूरा करेगी, तब उसको एक कंप्लीट वेव माना जाएगा। ये ऊपर वाली जो मैंने बनाई थी, ये कंप्लीट वेव आप लोगों की नहीं थी। अगर आपने केवल एक ही सर्किल बनाया है, पॉजिटिव सर्किल या नेगेटिव सर्किल, तो वो कंप्लीट वेव नहीं होगी बच्चों, वो हाफ वेव होगी। बात समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, अब हम डेफिनेशन समझते हैं किसकी, वेवलेंथ की। तो देखो, वेवलेंथ की तो नाम से ही पता लग रहा है, वेव लेंथ। वेव हम किसको बोलते हैं, तरंग को बोलते हैं भाई। इंग्लिश में इसको वेव बोलते हैं, हिंदी में इसको हम तरंग बोलते हैं। तो जो वेव होती है ना, अर्थात जो तरंग होती है, उसकी हम लेंथ को देखते हैं, लंबाई को देखते हैं। तो देखो ध्यान से समझना इस डायग्राम को। इस डायग्राम को आप लोग देखो, ये वेव बच्चों कहां से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है। ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर आप लोगों की कंप्लीट हुई है। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है, क्या एक कंप्लीट वेव उसी को माना जाएगा जब वो अपना एक पॉजिटिव सर्किल पूरा कर लेगी और एक वो अपना नेगेटिव सर्किल पूरा कर लेगी। तो देखो, यहां से ये वेव स्टार्ट हुई है इस तरीका से, ये यहां तक इसका पॉजिटिव सर्किल हो गया, फिर इस तरीका से इसका क्या हो गया, एक नेगेटिव सर्किल हो गया। मतलब ये वेव कहां से स्टार्ट हुई है, ये वेव आप लोगों की यहां से स्टार्ट हुई है और कहां पर खत्म हुई है, यहाँ पर। ठीक है ना। ये वेव कहां से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और बच्चों कहां पर खत्म हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है। तो एक वेव की जो कंप्लीट लंबाई है ना, उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो देखो, वेव कहां से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर, खत्म कहां पर हुई है, यहाँ पर। तो यहां से लेकर, इसको मैं इस तरीका से कर देता हूं, मतलब ये कहां से स्टार्ट हुई है, यहां से, तो यहां से शो कर देता हूं। ये वेव यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है, क्योंकि शुरुआत कहां से हुई है, यहाँ पर, और खत्म यहाँ पर हुई है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ना, उसी को हम वेव की लेंथ बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। तो इसको मैंने किससे शो कर दिया, लैम्बडा से शो कर दिया। और ये जो पॉजिटिव साइन का ये उभरा हुआ भाग है, ये ऊंचाई को शो करता है और ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, श्रृंग। और ये जो नीचे वाला भाग है, ये गहराई को शो करता है और गहराई को जो शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, गर्त। देखो बच्चों, ये आप लोगों को पता है, ये जो श्रृंग होता है ना, ये श्रृंग ऊंचाई को शो करता है, देखो ऊपर की तरफ कर रखा है। और आप लोगों का ये नेगेटिव वाला साइन है ना, गर्त, ये गहराई को शो करता है। ये श्रृंग ऊंचाई को शो करता है और ये गर्त किसको शो करता है, गहराई को शो करता है। तो पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गई ना, कि एक वेव की जो कंप्लीट लंबाई होती है ना, उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसमें ये वेव यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर खत्म होती है। तो इसकी ये जो पूरी लेंथ बनी है ना बच्चों, इसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर शो कर दिया। और इसको हम किससे शो करते हैं, लैम्बडा से शो करते हैं। अब सुनो बात ध्यान से, क्या ये तो मैंने एक वेव का डायग्राम बनाया, देखो मैंने लिख भी रखा चित्र, एक तरंग की तरंग दैर्घ्य, मतलब एक वेव की वेवलेंथ बनाई है मैंने। ठीक है ना। तो ये तो एक वेव की वेवलेंथ है, लेकिन सपोज करो बहुत सारी वेव हुई आप लोगों की इस तरीका से,
देखो ध्यान से समझना। सपोज कीजिए आप लोगों की ये तो मैं एक वेव बनाई है, लेकिन इस तरीका से आप लोगों की ये बहुत सारी वेव हो गई। लो, इतनी सारी वेव हो गई, तो इतनी सारी वेवों के अंदर क्या होता है, हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वेव कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ पर खत्म हुई है। तो इस चीज से बचने के लिए, या इस चीज को हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, किस तरीका से बोल सकते हैं, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए अलग से डायग्राम बना दिया। ये मैंने एक वेव के अंदर वेवलेंथ की डेफिनेशन को बता दिया, लेकिन यदि वेव बहुत सारी हो गई तो वहां पर कंफ्यूज ये हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा हम लोगों को कि वेव कहां से स्टार्ट हुई है और कहां पर खत्म हुई है। तो उस दुविधा से बचने के लिए हम लोगों ने दूसरे डायग्राम को बना दिया, और इस दूसरे डायग्राम में हम वेवलेंथ की डेफिनेशन को सिस्टमेटिक तरीका से समझेंगे। देखो बच्चों, ये हम लोगों का कोई दूसरा डायग्राम हो गया, और ये हमारी कौन हो गई, वेव हो गई। अब देखो इस डायग्राम के अंदर हमारी कितनी वेव है, दो वेव है। देखो दो वेव कैसे हुई, ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, इसने ये पॉजिटिव सर्किल पूरा कर लिया, और ये यहाँ पर उसने नेगेटिव सर्किल पूरा कर लिया। तो यहाँ पर हमारी एक वेव हो गई, फिर उस तरीका से ऊपर वाली ने फिर पॉजिटिव सर्किल कर लिया, नीचे वाली ने फिर नेगेटिव सर्किल कर लिया। तो इस डायग्राम में हमारी कितनी वेव हो गई, दो हो गई। देखो एक वेव तो यहाँ से चली और यहाँ पर खत्म हो गई, दूसरी वेव यहाँ पर चली और यहाँ पर खत्म हो गई। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि एक वेव उसी को कंप्लीट माना जाएगा जो अपना एक पॉजिटिव सर्किल पूरा कर रही है और एक नेगेटिव सर्किल पूरा कर रही है। और पॉजिटिव और नेगेटिव सर्किल का जो साइज होगा ना, वो बच्चों बिल्कुल बराबर होगा। जितना साइज इस पॉजिटिव सर्किल का होगा, उतना ही साइज इस नेगेटिव सर्किल का होगा। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरीका से भी दे सकते हैं कि देखो, ये आप लोगों को कौन हो गए, श्रृंग। ये जो उभरा हुआ भाग है ना, ये उभरा हुआ भाग है, ये किसको शो करता है, जो ऊंचाई को शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंग। और जो गहराई को शो करता है, ये नीचे की तरफ गहरा है ना, तो ये जो गहराई को शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, गर्त। तो किसी भी तरंग में दो श्रृंगों के बीच की दूरी, देखो ये भी आप लोगों का श्रृंग है और ये भी आप लोगों का श्रृंग है, तो इन दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। किसी एक को फोकस कर लो, चाहे तो आप श्रृंग को फोकस कर लो, चाहे आप गर्त को फोकस कर लो, ठीक है ना। किसी एक को फोकस करके आप इसकी डेफिनेशन को दे सकते हो। दो श्रृंगों के बीच की दूरी या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और नाम से ही पता लग रहा है, वेव लेंथ मतलब एक वेव की जो लेंथ होती है ना, उसी को बच्चों हम वेव लेंथ बोलते हैं। सिस्टमेटिक तरीका से डेफिनेशन इस तरीका से दे सकते हो, क्या किसी तरंग के दो निकटतम, मतलब ये श्रृंग हो सकता है, ये श्रृंग हो सकता है, या फिर ये गर्त हो सकता है, ये गर्त हो सकता है। तो किसी तरंग के दो निकटतम श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य। श्रृंगों के बीच की दूरी या फिर गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, जिसको बच्चों हम लैम्बडा से शो करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हमें कम शब्दों में बोलना पड़े तो हम इसको इस तरीका से भी बोल सकते हैं कि वेवलेंथ एक वेव की लंबाई होती है, अर्थात एक वेव की लेंथ होती है, वो कहां से स्टार्ट हुई है और कहां पर खत्म हुई है। कोई भी वेव जहां से स्टार्ट हुई है और जहां पर खत्म हुई है, एक पॉजिटिव सर्किल पूरा करके और एक नेगेटिव सर्किल पूरा करके, तो उनके बीच की जो लंबाई होती है ना, उस लंबाई को ही हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई ना, कि दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट ये बच्चों कि तरंगदैर्घ्य एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि हम उन राशियों को बोलते हैं जिनका केवल परिमाण होता है, उनकी दिशा नहीं होती। और एक होती है बच्चों सदिश राशि। सदिश राशि हम उनको बोलते हैं जिनका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। लेकिन जो अदिश राशि होती है उनका केवल परिमाण होता है, उनकी दिशा नहीं होती। तो हमारा जो तरंगदैर्घ्य है ना, वो तरंगदैर्घ्य एक अदिश राशि होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रख लेना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगले पॉइंट में इसकी यूनिट है, तो यार एक आप दिमाग लगा के देखो
कि जो एक वेव होती है ना, उस वेव की लेंथ बहुत छोटी होती है, और वेव की लेंथ बहुत छोटी होने की वजह से देखो उसका मात्रा किस में आ रहा है, मीटर में, सेंटीमीटर में, या फिर क्या होता है एंगस्ट्रॉन में। इससे आप लोग पता लगा सकते हो कि एक वेव की जो लेंथ होती है वो कितनी छोटी होती है। उसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, या फिर एंगस्ट्रॉन में। तो अगला पॉइंट आप लोगों को यही हो गया कि इसका मात्रा को मीटर या सेंटीमीटर या फिर क्या होता है एंगस्ट्रॉन होता है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि एक वेव की जो लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है। चलो ठीक है, अब देखो हम अच्छी तरीका से जानते हैं एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर, और एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। इसको भी आप लोग याद रख लेना। एक बार फिर से देख लेना बच्चों, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर, और एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इस तरीका से आप लोगों का ये तरंग दैर्ध्य वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो पहली हेडिंग आप लोगों की कंप्लीट होती है, तरंग दैर्ध्य, इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं, और इसको हम किससे शो करते हैं, लैम्ब्डा से शो करते हैं। ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया, और ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया, ठीक है ना। अब अगली हेडिंग जो दूसरे नंबर की हेडिंग है, वो दूसरे नंबर की हेडिंग भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, जिसका नाम है बच्चों आयाम। तो इसको तो मिटा देता हूं और दूसरी हेडिंग डाल देता हूं, देख लो। तो देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ देखना, ये हम लोगों की दूसरी हेडिंग हो गई, और दूसरी हेडिंग में हम लोग डिस्कशन करेंगे आयाम के बारे में। इंग्लिश में इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और बच्चों इसको हम स्मॉल ए से शो करते हैं। अब इसके डायग्राम को देखिए, डायग्राम के आधार पर अभी मैं आप लोगों के लिए इसको समझा देता हूं। देखो बच्चों, ये हम लोगों की एक तरंग हो गई, ठीक है ना। एक तरंग हम लोगों की कंप्लीट हो गई, या एक वेव हम लोगों की कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव सर्किल पूरा कर रही है और एक नेगेटिव सर्किल पूरा कर रही है। और मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही बता दी कि कोई भी वेव हुई या कोई भी तरंग हुई, जब वो अपने एक पॉजिटिव सर्किल और एक नेगेटिव सर्किल कंप्लीट कर लेता है तो फिर वो एक वेव होती है, अर्थात उसको हम एक वेव में काउंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आयाम की डेफिनेशन ये हुई कि एक तरंग की ऊंचाई या एक तरंग की जो गहराई होती है ना, इसी को हम तरंग का आयाम कहते हैं। डेफिनेशन को देखिए आप लोग, ये श्रृंग किसको शो करता है, ऊंचाई को, और ये गर्त किसको शो करता है, गहराई को। तो डेफिनेशन देखिए बच्चों इसकी, कि किसी तरंग के श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को हम क्या बोलेंगे, तरंग का आयाम कहते हैं। ये श्रृंग की ऊंचाई मतलब यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा एरिया तरंग का आयाम कहलाता है, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, तरंग की ऊंचाई को शो कर रहा है। और ये किसको शो कर रहा है, तरंग, ये किसको शो कर रहा है, तरंग की गहराई को शो कर रहा है। तो इस एरिया को यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, तरंग का आयाम कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी तरंग के श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को तरंग का आयाम कहते हैं। और बच्चों इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। इसको भी आप लोग याद रख लेना। बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि आप लोगों के श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को हम लोग क्या बोलेंगे, तरंग का आयाम कहते हैं, चाहे वो श्रृंग की ऊंचाई हो या फिर वो गर्त की गहराई हो। तो ये डेफिनेशन भी आप लोगों की कंप्लीट होती है। अब जो तीसरे नंबर की मैं आप लोगों के लिए हेडिंग लेने वाला हूं, उसका नाम है बच्चों आवर्ती। और आवर्ती को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो मैं तीसरी हेडिंग डाल देता हूं और उसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। इसको लिखना चाहो तो आप लोग लिखते चलो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग आराम से कर लेना। सारे टॉपिक आप लोगों को बहुत सीधे सीधे हैं, किसी भी चीज में आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है, एक एक चीज आप लोगों को समझ समझ कर चलनी है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मैं तीसरी हेडिंग डाल देता हूँ।
तो देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ देखना। मैंने अब आप लोगों के सामने तीसरी हेडिंग को ले लिया, जिसका नाम क्या है, आवर्ती। और आवर्ती को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको हम किससे शो करते हैं, न्यूज से शो करते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना? चलो ठीक है। अब देखो, इस फ्रीक्वेंसी की जो मैं डेफिनेशन बोलूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों के लिए इस डायग्राम को समझा देता हूं, और इस डायग्राम के आधार पर ही मैं फ्रीक्वेंसी की या आवर्ती की आप लोगों के लिए डेफिनेशन बोलूंगा। तो ध्यान से आप लोग इस डायग्राम को देखिए। देखो बच्चों, यहां से तरंग आप लोगों की चल रही है, मैंने लिख गई ना कि इधर से आप लोगों की तरंग चल रही है, इस तरीका से आप लोगों की तरंग चल रही है। और ये बात मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बता दी कि एक तरंग या एक वेव उसी को कंप्लीट माना जाएगा जब वो अपने एक पॉजिटिव सर्किल और एक नेगेटिव सर्किल कंप्लीट कर लेगा। तो देखो, यहां से इस तरीका से आप लोगों की वेव चल रही है, इस तरीका से आप लोगों की वेव चल रही है। तो इस वेव के अंदर मैंने एक बिंदु को बिल्कुल फिक्स कर दिया, अपनी तरफ से मैंने एक बिंदु को फिक्स कर दिया, और यहां पर लिख दिया कि किसी तरंग में एक निश्चित बिंदु, मतलब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर बिल्कुल फिक्स कर दिया। और अब हम लोगों को इसकी डेफिनेशन देखनी है। तो देखो बच्चों, ध्यान से समझना, इस पॉइंट से या इस बिंदु से एक सेकंड में जितनी भी तरंगें पास होंगी, जितनी भी वेव पास होंगी, वही उस तरंग की क्या होगी, आवृत्ति होगी, अर्थात फ्रीक्वेंसी होगी। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए समझाता हूं। देखो बच्चों, यहाँ पर इस वेव के अंदर, भाई वेव इधर से चल रही है आप लोगों की, और इस वेव के अंदर मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोगों को ये देखना है, और मैंने पूरा ध्यान इस पॉइंट पर रख दिया, और मुझे ये देखना है क्या एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी तरंगें निकलती हैं। सपोज कीजिए, इधर से आप लोगों की तरंगें चल रही हैं, और एक सेकंड में इस बिंदु से माना कि 3 वेव पास हो गई या 3 तरंग पास हो गई, तो इसकी जो वेव, इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 3। सपोज कीजिए, इस बिंदु से एक सेकंड में 4 वेव पास हो गई या 4 वेव गुजर गई, तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4। सपोज कीजिए, इस तरीका से आप लोगों की इस बिंदु से 50 वेव पास हो गई, तो इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 50 होगी। लेकिन शर्त यह है कि हम लोगों को एक सेकंड में देखना है कि एक सेकंड में इस बिंदु से जितनी वेव पास होती है वही उस वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, अर्थात आवर्ती होती है। इसलिए मैंने लिख भी रखा है, ध्यान से देखिए कि इस बिंदु से, कौन से बिंदु से, इस बिंदु की बात हो रही है कि इस बिंदु से एक सेकंड में जितनी तरंग अर्थात वेव गुजरेंगी वही उस तरंग की क्या होगी, आवर्ती होगी, अर्थात फ्रीक्वेंसी होगी। बात आप लोग समझ में आ गई ना? तरंग इधर से चल रही है आप लोगों की, और इस बिंदु से जितनी भी तरंगें आप लोगों की एक सेकंड में पास होंगी वही उस तरंग की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। अगर 3 तरंगें पास हुई तो इस तरंग की फ्रीक्वेंसी 3, 4 हुई तो 4, 5 हुई तो 5, 6 हुई तो 6। बात आप लोग समझ में आ गई ना? लेकिन समय आप लोगों को ध्यान रखना है, एक सेकंड के अंदर हम लोगों को देखना है। पहले तो ये बात बताओ, ये आप लोगों को समझ में आ गई? अब आप लोग इसकी डेफिनेशन को देखिए। डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूं, क्या किसी निश्चित बिंदु से, मतलब इस बिंदु को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब ये बिंदु को जरूर नहीं यहाँ पर फिक्स करो, आगे कहीं पर भी आप लोग एक बिंदु फिक्स कर लो, और एक सेकंड में उस बिंदु से जितनी भी तरंगें गुजरेंगी ना वही उस तरंग की या उस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। और एक बात आप याद रखना, कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी ना उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उस वेव की उतनी जल्दी जल्दी इस पॉइंट को या इस बिंदु को पास करते हुए आप लोगों की वेव गुजरेंगी। बात आप लोग समझ में आ गई ना? मतलब जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी ना वो इस बिंदु से ज्यादा आप लोगों की वेव पास होंगी या आप लोगों की वेव गुजरेंगी। यदि किसी वेव की फ्रीक्वेंसी कम हुई तो इस बिंदु से कम वेव गुजरेंगी आप लोगों की, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो इस बिंदु से ज्यादा वेव पास होंगी या ज्यादा वेव आप लोगों की गुजरेंगी। तो डेफिनेशन को देख लो, कि किसी निश्चित बिंदु से एक सेकंड में, इस बिंदु की बात कर रहे हैं,
1 सेकंड में गुजरने वाले तरंगों की संख्या को, उस तरंग की हम आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और बच्चों इसका मात्रक या इसकी यूनिट याद रख लेना, इसका मात्रक हर्ट्ज, जिसको हम HZ से शो करते हैं, या फिर सेकंड इनवर्स होता है। तो आप लोग इसका मात्रक भी याद रख लेना, इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है या फिर क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। पहले तो मुझे ये बात बताइए, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना, कि किसी भी तरंग के अंदर या किसी भी वेव के अंदर एक निश्चित बिंदु से जितनी तरंगें पास होती हैं, जितनी तरंगें गुजरती हैं 1 सेकंड के अंदर, वही उस वेव की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वो उस बिंदु से ज्यादा निकलेंगी, और जिस वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी वो उस बिंदु से कम गुजरेंगी। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब कुछ रिलेशन है, उन रिलेशनों को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूँ कि भाई फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेवलेंथ से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन एनर्जी से क्या होता है, ठीक है ना। इन सभी रिलेशनों को आप लोगों को सामने लिख देता हूँ, और एक एक रिलेशन को आप लोगों के लिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल रीजन के साथ मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो मैं यहाँ पर मेरे लिए जगह कर लेता हूँ, ये देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए जगह कर ली। अब देखो कुछ रिलेशन है, उनको मैं लिख देता हूँ और फिर उनको कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों हम अच्छी तरीका से जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लैम्बडा, ये हम सब लोगों ने सुना, ठीक है ना। न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लैम्बडा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबका मतलब, यहाँ न्यू आप लोगों को पता किसको शो कर रहा है, आवर्ती को, अर्थात फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। अरे भाई न्यू किसको शो कर रहा है, आवर्ती को, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर लैम्बडा किसको शो कर रहा है, तरंग दैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ को। लैम्बडा किसको शो कर रहा है, तरंग दैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ को। और सी किसको शो कर रहा है, प्रकाश के वेग को, ठीक है ना। सी किसको शो कर रहा है, प्रकाश का वेग। सी किसको शो कर रहा है, प्रकाश का वेग। अब देखो यहाँ पर जो न्यू है अर्थात जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी का जो वेवलेंथ होता है उससे जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, विक्रमानुपाती। इसका मतलब ये हुआ जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका रिलेशन वेवलेंथ के क्या होता है, विक्रमानुपाती होता है, अर्थात बच्चों क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक रिलेशन आप लोगों का ये बन गया। अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं रिलेशनों को लिख देता हूँ। चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेवलेंथ के क्या हो गया, विक्रमानुपाती, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है ना उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है, अर्थात वो वेव हमारी क्या होती है, पुतली। तो कॉमन सी बात है, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वो एनर्जी के क्या होता है, समानुपाती। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि बच्चों ई का जो रिलेशन होता है वो न्यू के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात इस एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात समानुपाती होता है। ये आप लोगों का दूसरा रिलेशन हो गया। अब देखो गौर से देखिए, ई का रिलेशन न्यू से क्या हो गया, समानुपाती, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये दोनों दोस्त हो गए। अरे भाई एनर्जी बढ़ेगी तो आप लोगों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये ऐसे बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आप लोगों की तो आप लोगों की एनर्जी भी बढ़ेगी। ये दोनों दोस्त हो गए और इसका रिलेशन वेवलेंथ के क्या हो गया, विक्रमानुपाती। तो कॉमन सी बात है इसका रिलेशन भी वेवलेंथ के क्या हो जाएगा, विक्रमानुपाती। तो यहाँ पर जो ई है ना अर्थात जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उस एनर्जी का रिलेशन भी वेवलेंथ के अर्थात लैम्बडा के क्या होगा, विक्रमानुपाती होगा। वो इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेवलेंथ के विक्रमानुपाती होगा, तो फिर एनर्जी का रिलेशन भी वेवलेंथ के विक्रमानुपाती होगा। ये तीन रिलेशन मैंने आप लोगों को सामने लिख दिए। अब बच्चों इन तीनों रिलेशनों को मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीका से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ, आप ध्यान से समझ के चलना। देखो बच्चों यहाँ पर न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लैम्बडा, ये हम सब लोगों को पता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेवलेंथ के, ये कौन है, न्यू किसको शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को, और लैम्बडा किसको शो कर रहा है, वेवलेंथ को शो कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेवलेंथ के क्या होता है, विक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वेव की, ध्यान से समझना, किसी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी, किसी वेव की वेवलेंथ, ध्यान से समझना मैं ये बोल रहा हूं, किसी वेव की वेवलेंथ यदि ज्यादा है
तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये ऐसे बोल दूं ये कम होगा तो वो ज्यादा होगा, क्योंकि तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा आप लोगों का घटता है। तो देखो मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी वेव की या किसी भी तरंग की अगर ये वेव लेंथ ज्यादा हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि ये वेव लेंथ आप लोगों की कम हुई तो आप लोगों की ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसको मैं इस तरीका से समझा देता हूँ, इस रिलेशन को मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि माना कि कोई वेव है हमारे पास में, ठीक है ना, कोई वेव है और उसकी लेंथ थोड़ी कम है, ठीक है ना। अगर वेव की लेंथ कम है तो कॉमन सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। भाई वेव की अगर लेंथ कम है तो वो वेव ज्यादा फुर्तीली होगी, और अगर ज्यादा फुर्तीली होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो किसी भी वेव की अगर वेव लेंथ कम हुई तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन किसी वेव की वेव लेंथ बड़ी हुई, भाई जो लेंथ है अगर बड़ी हुई तो किसी वेव की अगर वेव लेंथ बड़ी हुई तो कॉमन सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि तो दोनों का रिलेशन एक दूसरे के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है। इसको हम इस डायग्राम के आधार पर समझते हैं। अब देखो यहां से कोई हमारी वेव चल रही है, मतलब तरंग चल रही है, यहां से हमारी कोई वेव चल रही है, और यदि उस वेव की जो वेव लेंथ है अगर ज्यादा हुई, भाई किसी वेव की वेव लेंथ अगर ज्यादा हुई तो कॉमन सी बात है वो धीरे धीरे चलेगी, तो इस बिंदु से वो धीरे धीरे पास करेगी। लेकिन अगर किसी वेव की वेव लेंथ कम हुई तो कॉमन सी बात है वो जल्दी जल्दी पास करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वेव की वेव लेंथ ज्यादा हुई उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, और यदि वेव लेंथ कम हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। फ्रीक्वेंसी को आप लोग इस तरीका से देख लो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है वो उतनी ही ज्यादा फुर्तीली होती है, और जो जितनी ज्यादा फुर्तीली होती है कॉमन सी बात है उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होती है। अरे भाई फुर्ती उन्हीं के पास में तो होगी जिसके पास में एनर्जी है। बात समझ में आ गई ना। तो ये रिलेशन आप लोगों को समझ में आ गई ना कि किसी वेव की वेवलेंथ अगर ज्यादा हुई तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, कम होगी, और यदि किसी वेव की वेवलेंथ कम हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि दोनों का रिलेशन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो अब इस रिलेशन को समझते हैं। ये तो अभी बता दिया मैंने आप लोगों के लिए कि किसी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि किसी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो वो ज्यादा फुर्तीली होगी, और ज्यादा फुर्तीली होगी तो कॉमन सी बात है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका रिलेशन एनर्जी के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, इस वाले रिलेशन को देखते हैं। इस वाले रिलेशन में आप लोगों को पता है कि किसी वेव की अगर वेव लेंथ ज्यादा हुई तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम, और यदि वेव लेंथ कम हुई तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि तो दोनों का रिलेशन एक दूसरे के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना बच्चों। तो जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो जल्दी जल्दी यहाँ से पास करेंगी, और जिस वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो कॉमन सी बात है उसकी एनर्जी भी कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो वो इस बिंदु से धीरे धीरे पास करेंगी। बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब किसी वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, और वो जल्दी जल्दी इस बिंदु को पास करेंगी। और किसी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, और वो इस बिंदु से कम कम पास करेंगी या कम कम तरीका से गुजरेंगी। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, और डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए बताई दी कि इस बिंदु से एक सेकंड में जितनी वेव या जितनी तरंगें पास होंगी वही उस वेव की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। बात आप लोगों को समझ में आ गई। और ये तीनों रिलेशन मैंने आप लोगों के लिए समझा दिए बच्चों। ये रिलेशन आप लोगों के लिए समझा दिया, ये रिलेशन आप लोगों के लिए समझा दिया, और ये रिलेशन आप लोगों के लिए समझा दिया। यहाँ पर ई का यूज और हुआ है, तो ई को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। और इस फॉर्मूले को तो आप सभी जानते हैं, न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लैम्बडा। ये पूरी केमिस्ट्री आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, और इसी के साथ बच्चों आप लोगों का ये आवर्ती अर्थात फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब मैं तरंग के चौथे नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है तरंग का वेग, मतलब वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देख लो उसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूँ।
तो देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ देखना। हम लोगों की जो चौथी हेडिंग है, वो चौथी हेडिंग हो गई हम लोगों की तरंग का वेग, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव, और इसको हम स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहाँ पर वेग को या वेलोसिटी को आप लोग स्पीड भी बोल सकते हो। क्या कोई भी वेव कितनी स्पीड से भाग रही है, कितनी वेग से भाग रही है, ठीक है ना, इसको हम इस तरीका से समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप लोग उसकी डेफिनेशन को देखिए, फिर मैं एक डायग्राम के आधार पर आप लोगों के लिए इसको समझाता हूं। डेफिनेशन इसकी क्या बोली है? क्या किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में, याद रखना क्या बोल रहा है सामने वाला, क्या किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी, उसका क्या कहलाता है? तरंग का वेग कहलाता है। जैसे कि मैं इसको इस तरीका समझाता हूं। सपोज कीजिए ये कोई तरंग है, ठीक है ना, ये आप लोगों की कोई तरंग है, और एक सेकंड के अंदर माना कि आप लोगों की तरंग यहां तक दूरी तय करती है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। क्या किसी तरंग द्वारा, मतलब हम लोगों ने ये क्या मान ली, एक तरंग मान ली, किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी। सपोज कीजिए एक सेकंड में वो तरंग यहां से यहां तक की दूरी तय करती है। तो एक सेकंड में जो उसने दूरी तय करी है यहां से यहां तक की, इसी को हम क्या बोलते हैं? तरंग का वेग बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? तरंग का वेग बोलते हैं। कि वो एक सेकंड में कोई भी तरंग कितनी दूरी तय करती है, वही उस तरंग का वेग कहलाएगी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? एक बार फिर से देख लो बच्चों इसकी डेफिनेशन। कि किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी, कोई भी तरंग एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है, वो दूरी उसका क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। या आप इसको स्पीड भी बोल सकते हो कि कोई भी वेव या कोई भी तरंग कितनी स्पीड से भाग रही है, कितने वेग से भाग रही है। बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो आप लोगों की ये कोई तरंग हुई और एक सेकंड में उसने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, तो ये जो तय की गई ये जो दूरी है, यही तरंग का क्या कहलाया जाएगा बच्चों? वेग कहलाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग इसको भी याद रख लेना। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप लोगों की ये चौथे नंबर की हेडिंग भी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने तरंग के वेग के बारे में डिस्कशन किया। अब मैं आप लोगों के लिए पांचवें नंबर की हेडिंग के बारे में डिस्कशन करता हूं, जो है आप लोगों की तरंग संख्या अर्थात वेव नंबर। तो देखो उसको भी कंप्लीट करवा देता हूँ। बोर्ड की तरफ देखिए। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों के सामने उसकी पांचवी हेडिंग भी ले ली, और पांचवी हेडिंग में हम लोग डिस्कशन करेंगे तरंग संख्या। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं वेव नंबर, और इसको हम किससे शो करते हैं? न्यू बार से शो करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को आप लोग ध्यान से समझ के चलना। देखो अपनी तरफ से हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि माना कि कोई 1 सेंटीमीटर की लंबाई है, या फिर आप लोग 1 सेंटीमीटर मान लो, या फिर आप लोग 1 मीटर मान लो। तो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर की लंबाई में जितनी तरंगें आप लोगों की आ सकती है, वही उसी को हम क्या बोलते हैं? तरंग संख्या बोलते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। जैसे कि बच्चों, मैंने अपनी तरफ से ये मान के चल लिया कि ये मेरे लिए, ये यहां से और ये पूरी जो डिस्टेंस है ना, इसको मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है ना। अब इस 1 सेंटीमीटर के अंदर जितनी भी तरंगें आ जाएंगी, उसी को हम तरंग संख्या कहते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना? कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर के अंदर जितनी भी तरंगें आप लोगों की आ सकती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसकी तरंग संख्या को अर्थात वेव नंबर को बता रहे हो। डेफिनेशन को देखिए बच्चों। जैसे कि मैंने यहां से, ये आप लोगों की कौन हो गई? वेव हो गई। देखो यहाँ पर कितनी वेव हो गई आप लोगों की? 2 हो गई। एक वेव यहां से चली है आप लोगों की, तो यहाँ पर कंप्लीट मानी जाएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बता दी कि एक वेव या एक तरंग उसी को कंप्लीट माना जाएगा जो अपना एक पॉजिटिव सर्किल पूरा कर रही है और एक नेगेटिव सर्किल पूरा कर रही है। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देखिए, ये वेव आप लोगों की यहां से चली है और यहाँ पर कंप्लीट हो गई, मतलब एक वेव हमने काउंट कर ली। फिर दूसरी वेव आप लोगों की यहां से चली है, तो ये पॉजिटिव सर्किल पूरा हो गया उसका, और ये उसका नेगेटिव सर्किल पूरा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम के अंदर हम लोगों की कितनी वेव प्रेजेंट है? 2 वेव प्रेजेंट है।
तो इसके लिए जो वेव नंबर आएगा वो बच्चों कितना आएगा, 2 आएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना कि इस 1 सेंटीमीटर की लंबाई में, सेंटीमीटर नहीं लेना चाहो तो आप लोग मीटर ले लो, सैंपल के तौर पर मैंने सेंटीमीटर ले लिया। तो इस जैसे कि 1 सेंटीमीटर मैंने कहां से कहां तक मान लिया, 1 सेंटीमीटर मैंने यहां से लेकर के यहां तक मान लिया। तो इस 1 सेंटीमीटर में यहां से लेकर यहां तक की इस दूरी में या इस लंबाई में जितनी वेव या जितनी तरंग आप लोगों की आ सकती है ना, उसी को हम तरंग संख्या बोलेंगे। ठीक है ना। डेफिनेशन को देखिए कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर की लंबाई में, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर की लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स या क्या होता है, मीटर इनवर्स। अगर यहाँ पर आप लोगों ने सेंटीमीटर ले लिए तो सेंटीमीटर इनवर्स कर देना, मीटर ले लिया तो आप लोग मीटर इनवर्स कर देना। सैंपल के तौर पर मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर ले लिया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि 1 सेंटीमीटर के अंदर, ये मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया, 1 सेंटीमीटर के अंदर जितनी भी तरंगें आप लोगों की आ सकती हैं उसी को हम तरंग संख्या कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर मैंने आप लोगों से क्या बोली है कि इस डायग्राम के अंदर 1 सेंटीमीटर में कितनी तरंगें प्रेजेंट है, 2 तरंगें या 2 वेव प्रेजेंट है। एक वेव आप लोगों की ये कंप्लीट हो गई और एक वेव आप लोगों की ये कंप्लीट हो गई। कितनी वेव हो गई, 2 हो गई। और इसको हम किससे शो करते हैं, न्यू बार से शो करते हैं। तो ऐसे लिख दो, न्यू बार बराबर 2 वेव पर सीएम, 2 वेव पर सीएम। बात समझ में आ गई ना। ऐसे डायग्राम के अंदर हमारी कितनी वेव प्रेजेंट है, 2 वेव प्रेजेंट है। हो सकता है 3 वेव भी हो सकती है, 4 वेव भी हो सकती है। सौभातन की एक बात यही हुई कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर के अंदर जितनी वेव आप लोगों की आ सकती है उसी को हम वेव नंबर बोलते हैं। और इस वेव नंबर का अर्थात इस न्यू बार का जो रिलेशन होता है वेव लेंथ के, वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल। न्यू बार को बच्चों हम किससे शो करते हैं, इस तरीका से। मतलब जो वेव नंबर है उसको हम किससे शो करते हैं, न्यू बार से शो करते हैं। और इसका रिलेशन जो वेव लेंथ पे होगा वो क्या होगा बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना। अब इसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूँ, ध्यान से समझ कर चलना। अभी मैं आप लोगों के लिए इसको समझा देता हूँ और पूरे को बहुत ध्यान से समझ कर चलना। देखो बच्चों, मेरी कोई क्लास है, ध्यान से समझना, मेरी कोई क्लास है और उस क्लास के अंदर वेवलेंथ, ये वेवलेंथ को और इसके रिलेशन को समझा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। मेरी कोई क्लास है, ठीक है ना, और उस क्लास के अंदर सभी बच्चे मोटे मोटे हैं, ठीक है ना, लड़कियां भी मोटी हैं और लड़के भी मोटे हैं। और हम फोकस किसको कर रहे हैं, रूम को कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, मैंने क्या बात बोली है पहली कंडीशन में कि मेरे रूम के अंदर जिस क्लास को मैं ले रहा हूं उसमें सभी लड़के मोटे हैं और सभी लड़कियां मोटी हैं। तो कॉमन सी बात है उस रूम के अंदर कम लोग आएंगे क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा हो गई ना। भाई वेवलेंथ को आप इस तरीका से कर लो कि माना कि कोई आदमी मोटा है, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो मोटे आदमी की अगर वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो उस रूम के अंदर जो वेव नंबर है अर्थात लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जिनका साइज बड़ा होगा वो ज्यादा जगह को घेरेंगे। अब इसका हम उल्टा कर दें, माना कि दूसरी कंडीशन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि सभी बच्चे, सभी लड़के और लड़कियां पतले हैं, ठीक है ना, अर्थात उनकी वेवलेंथ कम है। अगर पतले लड़के लड़की हुए तो उनकी वेवलेंथ कम है और वेवलेंथ कम है तो वो कम स्पेस को, कम जगह को घेरेंगे। तो उस रूम में आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले सकते हो कंपेयर टू मोटे लोगों की तुलना में, क्योंकि मोटे लोग ज्यादा जगह को घेरेंगे तो उनका वेव नंबर अर्थात उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम। लेकिन यदि उसी रूम में आपने पतले पतले लोगों को ले लिया, उनकी वेवलेंथ को कम कर दिया, तो कॉमन सी बात है उनकी वेव नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पतले पतले लोग उस रूम में आप लोग ज्यादा ले सकते हो। इसको हम इस तरीका से समझते हैं कि यदि किसी की वेवलेंथ ज्यादा हुई तो उसका वेव नंबर क्या होगा, कम, और यदि किसी की वेवलेंथ कम हुई तो उसका वेव नंबर ज्यादा होगा। मोटे मोटे लोग हुए तो वेव नंबर कम होगा और पतले पतले लोग हुए तो वेव नंबर ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई ना। इसको इस तरीका से आप लोग देख लेना और इस तरीका से बच्चों आप लोगों का ये तरंग संख्या अर्थात वेव नंबर वाला भी टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आज के इस लेक्चर में हमने किसका डिस्कशन किया था,
हमने तरंग के गुणों के बारे में डिस्कशन किया था, और तरंग के हमने कितने गुणों के बारे में डिस्कशन किया, 5 गुणों के बारे में डिस्कशन किया है। पहले नंबर पर हम लोगों ने किसको समझा था, तरंग दैर्घ्य को, जिसको इंग्लिश में हमने वेवलेंथ बोला था। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो आयाम, एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कशन किया था। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन किया था। चौथे नंबर में हम लोगों ने तरंग के वेग मतलब वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन किया था। और 5वें नंबर का जो गुण था उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया है तरंग संख्या अर्थात वेव नंबर के बारे में। तो मैंने तरंग के 5 गुण आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दिए, और इसी के साथ बच्चों आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब किसी बच्चे को अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दे दूंगा। और बच्चों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसको भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, ठीक है ना। नोट्स की मैं प्रत्येक बच्चे के लिए बोल चुका हूँ, हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के नोट्स आपको राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर मिलेंगे। तो सभी बच्चे प्ले स्टोर से जाकर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहां से आप लोग कंप्लीट नोट्स ले लेना, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों का मुझे सपोर्ट रहेगा मैं उतनी आप लोगों की क्लासेज डालूंगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के बीच में आप लोग लिंक को शेयर करते रहना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके, क्योंकि सारी क्लासेज आप लोगों की मैं रेगुलर ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों। फिर आज के लेक्चर को हम यहीं पर रखते हैं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।